आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहा जाता है। हम लोग तो ये जान चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है, हम लोग पिछले वीडियो में यह जान चुके हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि अपवर्तन किसे बोला जाता है। प्रकाश के परिवर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि अपवर्तन किसे कहा जाता है। देखिए, अपवर्तन का मतलब होता है पार कर जाना। क्या होता है अपवर्तन का मतलब? पार कर जाना। पार कर जाना, प्यार करने नहीं जाना, पार कर जाना। पार कर जाना मतलब कि किसी भी चीज को अगर कोई मान लीजिए कि बताते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने दिशा को क्या करता है? परिवर्तित करता है। तो उसी दिशा को परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि प्रकाश का अपवर्तन पार कर जाना, तो यह कितने चीजों से पार कर सकता है? यह मेनली तीन चीजों से पार कर सकता है। एक होगा गैस, गैस से भी यह क्या होता है? आसानी से पार कर जाता है। द्रव, द्रव और गैस, ठोस, ठोस होगा, जिससे आसानी से यह प्रकाश क्या कर सकता है? पार कर सकता है। जैसे में कि हम आपको एक गैस में उदाहरण बताते हैं कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक खड़े हैं, आपके सामने कोई आपका दोस्त खड़ा है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कोई दोस्त खड़ा है, तो वह दोस्त इन दोनों के बीच में कुछ गैपिंग है। तो इस गैपिंग में हवा भरा हुआ है, क्योंकि हमारा वायुमंडल हवा भरा हुआ है इसमें, वायुमंडल का। तो तभी हम लोग इसे आसानी से देख लेते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? आसानी से देख लेते हैं। चाहे मान लीजिए कि हम आप लोगों को देख रहे हैं तो आसानी से देख पा रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में हवा भरा है कि नहीं, तो इससे गैस आसानी से पार कर जाता है। और एक आप बता देते हैं आपको उदाहरण कि जब सूर्य, मान लीजिए ये पृथ्वी है, थोड़ा तिरछा बन गया है। मान लीजिए यह एक पृथ्वी है और यहाँ पर आप खड़े हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि सूर्य उगते समय जब सूर्य उगा नहीं रहता है, मान लीजिए सूर्य उगे नहीं रहते हैं, उससे पहले ही हम लोगों को क्या होता है? दिखाई दे देता है। क्यों दिखाई देता है? यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। जैसे में कि डूबते समय भी हम लोगों को क्या होते हैं? सूर्य भगवान दिखाई डूब जाते हैं, तभी हम लोगों को दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही। क्यों? आप लोग देखेंगे कि सुबह का जो सूर्य है उसे हम लोग देखेंगे अपने आंखों से तो जलन नहीं महसूस होता है आंखों में। अगर आप दोपहर के सूर्य को देखिएगा तो आपके आंखों में जलन महसूस होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोपहर में देखने पर ज़्यादा देर तक हम लोग सूर्य भगवान को नहीं देख सकते हैं, लेकिन शाम के वक्त या सुबह के वक्त तो सूर्य को देखिएगा तो आपके आंख में जलन नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो वास्तव में सूर्य होता ही नहीं है। वास्तव में वह सूर्य होता ही नहीं है। वह समय से पहले हम लोगों को प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई दे देता है। तो एक हो जाएगा इसमें उदाहरण, सूर्य समय से पहले दिखाई देना। सूर्य समय से पहले दिखाई देना। यह क्यों होता है? क्योंकि यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और एक आपको बता दें, आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं वह भी किस कारण से टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि स्टार, ये तारे उगे हुए हैं आसमान में, यह पृथ्वी है। तो देखिए, और देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप हैं, यह तारा है, समझ लेना है तारा ही है। तो आप सोए हुए हैं या छत पर रात के वक्त सोए हुए हैं, तो तारों को देखेंगे तो वो कभी कभी क्या होगा कि बुझाएगा कि कभी कभी ज़्यादा दिखाई देगा, कभी कभी कम दिखाई देता है। अजोर मतलब कि उसका प्रकाश कभी ज़्यादा दिखाई देगा, कभी कम दिखाई देगा। मतलब कि वह टिमटिमाता हुआ हम लोगों को महसूस होता है। यह क्यों होता है? क्योंकि हमारे बीच में बहुत वायुमंडल की पूरी परत भरी हुई है। क्या है? वायुमंडल की पूरी परत भरी हुई है, जिसके कारण इसे जो प्रकाश आता है अपवर्तन के कारण क्या होता है कि वो हम लोगों को टिमटिमाता हुआ महसूस होता है। तो तारों का टिमटिमाना यह क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना। अब देखिए द्रव में प्रकाश का अपवर्तन, द्रव में
आप लोग देखे होंगे घर पर कि मान लीजिए कि आपके घर में बाल्टी रखी हुई है। इसमें जब हम लोग सिक्का रख देंगे इसके पेदी में, मान लीजिए भरा हुआ है पानी से, बाल्टी पानी से भरा हुआ है, इसके पेदी में अगर हम लोग कोई सिक्का रख देते हैं यहाँ पर, तो वह सिक्का क्या होता है कि यह थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। या इस बाल्टी की पेदी को आप लोग देखिएगा तो ये भी हल्का उठा हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। यह क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हम लोगों को थोड़ा हुआ उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये इसमें हो जाएगा कि बाल्टी की पेदी उठी हुई दिखाई देना, बाल्टी की पेदी उठा हुआ दिखाई देना। क्या हो जाएगा? क्यों होगा? क्योंकि अभी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। इसमें ठोस में, तो ठोस में एक आ जाएगा लेंस। लेंस से हम लोग आर पार आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि उससे भी प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, जिसके कारण हम लोगों को क्या होता है कि लेंस से दिखाई देता है। इसमें भी प्रकाश आसानी से पार कर जा रहा है द्रव से, तब वही ना हम लोगों को सिक्का रख रहे हैं तो सिक्का दिखाई दे रहा है। सिक्का दिखाई दे रहा है, पानी से प्रकाश पार कर जा रहा है तभी दिखाई दे रहा है। और इसमें ठोस से प्रकाश पार करेगा तब वही ना हम लोगों को लेंस से आर पार दिखाई देता है। जो चश्मा हम लोग पहनते हैं तो उसमें लेंस लगा रहता है और वो ठोस होता है। क्योंकि ठोस इसलिए होता है, आप लोग ठोस के बारे में हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, कि देखिए ठोस उसे बोला जाता है जिसके अणु ज़्यादा पास पास रहते हैं वो और ठोस रहता है। जैसे में कि वायु की अपेक्षा, जो वायु है उसकी अपेक्षा कांच क्या होता है? ठोस होता है। कांच ठोस होता है क्योंकि वायु के अणु बहुत दूर दूर हैं और कांच के अणु बहुत नज़दीक है। यह ठोस, सघन माध्यम और विरल माध्यम आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठोस होगा, द्रव होगा, गैस। तो ठोस, द्रव, गैस आपको पढ़ने को मिलेगा केमिस्ट्री में, इसमें नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दिए कि आप लोग जान लीजिए। तो देखिए ठोस जैसे हो जाएगा लेंस। लेंस से क्या होता है? आसानी से प्रकाश पार कर जाता है। तो ये ठोस से एक उदाहरण हो गया। तो देखिए मेनली आपको किताब में 10वां क्लास के किताब में देखेंगे, 10th क्लास के किताब में, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि एक स्लैब है जिससे हम लोग प्रकाश परिवर्तित करते हैं, तो वह क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो अब हम लोग उसकी व्याख्या देखते हैं। इतने चीज़ से तो प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, गैस से, द्रव से, ठोस से। तो हम लोग कौन सा लेंगे चीज़? ठोस लेंगे, क्योंकि कांच जो होता है, कांच वह ठोस होता है। तो हम लोग एक ठोस लेंगे जिसमें हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। यह प्रकाश का अपवर्तन का थोड़ा सा उदाहरण बताएं कि आपको लोगों को पता चलना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है, कैसे होता है, इसलिए बताएं। अब हम लोगों का मेन चैप्टर चालू होगा। ये इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन था, समझ लिए कि इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा होता है सिंपल में, आप लोग याद रखिएगा। इसका पार कर जाना लिख देते हैं, सिंपल में आप लोग याद रखिएगा यही, तो आप लोगों को वो याद पड़ जाएगा, पार कर जाना। तो इसका परिभाषा क्या होता है हम आपको बताते हैं। देखिए इसका परिभाषा होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके दिशा परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। जैसे कि हम आपको समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक हम कांच का स्लैब ले लिए। यह कांच का क्या है? स्लैब है। कांच का स्लैब मतलब कि कांच का टुकड़ा है। तो देखिए ये वायु माध्यम है। कौन है? वायु माध्यम है और यह कांच है। तो ये विरल होगा या कांच विरल होगा? तो हम आपको बताएं कि जिसका अणु जितना दूर दूर होता है वह विरल होता है, और जिसका अणु जितना पास होता है उसकी अपेक्षा वह सघन माध्यम होता है। तो इस वायु की अपेक्षा कांच क्या है? सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम है। ये क्या होगा? विरल माध्यम होगा। विरल माध्यम कांच की अपेक्षा। ये क्या हो जाएगा? सघन। तो देखिए सघन, तो जब किरण इसमें कोई तिरछा पड़ेगी, इस पर कोई किरण अगर तिरछा इस पर पड़ती है तो क्या होगा कि जब ये विरल से सघन में जाएगी तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। क्या होगा? थोड़ा सा परिवर्तन होगा। ये आपतित किरण है और आपतित किरण के बीच एक अभिलंब रहता है, आप लोगों को पता होगा। तो देखिए ये क्या होता है कि जब विरल से सघन में जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है? अभिलंब की ओर हल्का झुक जाती है, अभिलंब की ओर।
तो इसी परिवर्तन को देखिए, ये थोड़ा सा जो परिवर्तन हुआ है ना, उसी परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। जैसे कि हम आपको समझाते हैं, मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को चाकू मारने जा रहे हैं। अगर चाकू मारेंगे तो आप वायु से वार कर रहे हैं। देखिए माध्यम आगे मान लीजिए कि यहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा है, तो आगे आप चाकू किस माध्यम से ले जा रहे हैं, वायु से, मतलब कि विरल माध्यम से ले जा रहे हैं। और ये वायु की अपेक्षा जो हमारा हाथ है यह क्या है, सघन माध्यम है। तो इसमें जब चाकू प्रवेश करेगा तो इसमें अनेकों चीज भेटाएंगे, उससे टकराएंगे, जिसके कारण वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। इससे आप लोग समझ जाइएगा कि जब यह क्या है, सघन माध्यम, इसके अणु बहुत पास पास हैं, तो इससे टकराता है, जिसके कारण यह क्या होता है, हल्का मुड़ जाता है अभिलंब की ओर। हल्का क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो आपको बता देते हैं कि जब विरल से सघन माध्यम में कोई प्रकाश जाता है तो वह अभिलंब की ओर हल्का मुड़ जाता है। लेकिन जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है। क्या होता है, अभिलंब से, इसके जस्ट उल्टा हो जाता है उसमें। जैसे कि हम आपको बता दें, ये मान लीजिए कांच है, यह सघन माध्यम है। क्या है, सघन माध्यम। आइए, वायु है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम। तो जब मान लीजिए कि इधर से प्रकाश आ रहा है, इससे प्रकाश जब मान लीजिए कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, विरल माध्यम में जाएगा तो यह विलंब से दूर हटेगा। क्या होगा, विलंब से दूर हटेगा। तो ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई। इसमें परावर्तित किरण नहीं होता है, प्रकाश के परावर्तन में परावर्तित किरण होता है, यह आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। देखिए आपतित किरण हम लोग उसे बोलते हैं कि जो किरण आती है और माध्यम को अलग करने वाली किसी बिंदु पर टकराती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। या सिंपल में आप लोग बोल सकते हैं कि जो किरण आती है उसे आपतित किरण बोलते हैं। अब ये आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अब देखिए आपतन बिंदु इसे बोलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वह क्या होता है, आपतन कोण होता है। क्या होता है, आपतन कोण। आइए देखिए, ये अपवर्तित किरण है, परावर्तित किरण नहीं है, अपवर्तित किरण है। कौन किरण है, अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। तो देखिए जब अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। इसमें आपतित किरण के बीच जो कोण बना है और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बना है यह कभी बराबर नहीं होते हैं। कि तो देखिए आपतित किरण है जो, उसका कोण बड़ा होगा अपवर्तित किरण के कोण से, कि तो बड़ा होगा या छोटा होगा। इसमें दो कंडीशन हो जाता है, कि तो बड़ा होगा या छोटा होता है, ये कभी बराबर नहीं होते हैं। अब आपको हम बता दें कि देखिए अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम जो होता है, इसे हम लोग अब क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। इसमें पहला नियम है जो कहता है कि जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। यहाँ पर आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है। तो देखिए जो आपतित किरण अपवर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, यह अभिलंब है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में या एक ही तल में स्थित होते हैं। आप लोग पढ़िएगा एनसीईआरटी किताब, तो उसमें लिखा हुआ है एक ही तल में स्थित होता है। और अगर आप पढ़िएगा भारतीय भवन का किताब, तो उसमें लिखा हुआ है कि यह एक ही समतल में स्थित रहता है। तो दोनों किताब में अलग अलग दिया हुआ है। तो आप लोग इसे कह सकते हैं कि एक ही तल में या एक ही समतल में स्थित है। तो पहला नियम यही कहता है कि यह तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित रहते हैं। एक ही तल का मतलब हुआ कि यह देखिए एक ही तल में स्थित है। क्या इसके लिए मान लीजिए कि यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, मान लीजिए कि यह कांच है और यह वायु है, ये वायु है और यह कांच है। तो प्रकाश जब आया, ये आपतित किरण जब आएगी अभिलंब की ओर मुड़ेगी,
तो क्या हम इसके लिए अलग तल बना देंगे तो ये क्या अपवर्तित होगी, यहाँ पर हम तल बना देंगे तो अपवर्तित होगी। इसके लिए यही जरूरी है क्योंकि यहाँ पर ही कांच आ जा रहा है ना, तो यहीं पर ये क्या है, एक ही तल में स्थित है। इसके लिए यहाँ पर तल बना देंगे तो कभी अपवर्तन होगा प्रकाश का, कभी नहीं होगा। तो इसलिए एक ही तल में स्थित रहते हैं। दूसरा नाम लिख देते हैं यहाँ पर, एक ही तल में स्थित रहते हैं। दूसरा नियम कहता है कि साइन आई माने कि साइन आपतन कोण और परावर्तन कोण की जाया, आपतन कोण की जाया और परावर्तन कोण की जाया का अनुपात नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। आपतन कोण की जाया और परावर्तन कोण के जाया के अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। तो इसी को हम लोग प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम, इसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन के दूसरा नियम को। तो प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम यह कहता है कि जो साइन आई है और साइन आर है, यह दोनों क्या करेंगे, यह जितना कोण बनाकर आता है उतना ही कोण बनाकर यह नहीं जाता है, उससे छोटा या उससे बड़ा कोण बनाकर अपवर्तित होता है। क्या होता है? अपवर्तित होता है। जैसे में कि हम आपको समझाते हैं उदाहरण से, क्योंकि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, उदाहरण से हम समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह अभिलंब है और ये आपतित किरण है और यह परावर्तित हुई है, अपवर्तित हुई है। तो साइन मान लीजिए कि यह जो आपतित किरण है यह 60 डिग्री की कोण बनाकर आ रही है और यह जाते समय 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो बताइए कि इसमें कितना अपवर्तन होगा। मान लीजिए कि जो इसमें परिवर्तन होता है वही क्या होता है, उसी को हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। तो इसमें जितना मान लीजिए कि जितना इसमें परिवर्तन होगा ना, उसको हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। तो आपसे पूछ देगा कि इसका अपवर्तनांक कितना है, तो आप लोग क्या बताइएगा? म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होगा। क्या होगा? म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होगा। तो म्यू का मान मतलब कि आपसे अपवर्तनांक पूछा हुआ है, तो साइन आई का मान कितना होगा? 60 होगा और साइन आर का मान कितना होगा? 30 होगा। 30 होगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। इसका 1/2 होता है। जब इसे हम लोग ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? बटा में ऊपर 2 चला जाएगा और बटा में 1 आ जाएगा। 2 से 2 खत्म, बचा कितना? 3। तो इसका अपवर्तनांक कितना है? 3 है। इसका अपवर्तनांक कितना हुआ है? 3 हुआ है। तो कल हम लोगों को अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आज तक हम लोग इतना ही समझे कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं और अब प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि प्रकाश का अपवर्तन